हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री माय वे पे आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध। ये उसका तीसरा पार्ट है। अब तक हमने हल्दी घाटी तक पढ़ा था। हल्दी घाटी के बारे में मैंने बताया कि जो भी शिलालेख लगे थे एएसआई ने हटा लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। वो नए तौर पे इतिहास लिख रहे हैं। उनका मानना है कि ये मेवाड़ियों की जीत थी। अब उस बारे में जैसा भी आएगा, न्यूज़ आएगी, उस हिसाब से हम आपको कभी बताएंगे। फ़िलहाल हम पढ़ते हैं आगे। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध के बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी था। फ़िलहाल इस युद्ध की सीरीज़ में हम देखते हैं प्लासी का युद्ध क्या है। इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार अपने साम्राज्य की एक तरह से कह दें नींव रख दी, शुरुआत कर दी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, हुआ क्यों, रिज़ल्ट क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। अब प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच। प्लासी के युद्ध में क्या था कि जब फर्रुखसियर था, औरंगज़ेब के बाद फर्रुखसियर बना, मुग़ल सल्तनत की गद्दी पे बैठा, तो उसने क्या किया, बंगाल में बिज़नेस करने के लिए अंग्रेज़ों को अनुमति दी और वहाँ पे जो है टैक्स फ्री कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी सामान बनाएगी और बेचेगी, मतलब एक्सपोर्ट करेगी, उस पर कोई उसको कर नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है। अब ये तो लिखित था, उसे मानना था और उसे जो है लगभग 38 गांव के आसपास उसको ख़रीदने की अनुमति दे दी गई कि मतलब वो इलाका वो उतना ख़रीद के वहाँ बिज़नेस कर सकता है, वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, सब कुछ। सिराजुद्दौला को ये लगा, उस सिराजुद्दौला जब अलवर्दी खान के बाद जो है गद्दी पे बैठा वहाँ पे मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, तो मुर्शिदाबाद में जब वो बैठा तो उसको नज़र थी कलकत्ता पे। कलकत्ता में ये लोग थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ी क्या करते थे, अंग्रेज़ को ये छूट थी किस में, बिज़नेस करने की। किस तरह के बिज़नेस की, मतलब वो बिज़नेस में टैक्स की। अब वो बिज़नेस करते तो उनको टैक्स नहीं देना था, लेकिन किसको, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट थी। लेकिन वो क्या कहते थे, पर्सनल लेवल पे यूज करते थे, मतलब व्यक्तिगत यूज करते थे। अब क्या हुआ कि जो भी अधिकारी हुआ करते थे वो अपने बिज़नेस में भी टैक्स फ्री कराने के वो काम करते थे और टैक्स नहीं देते थे। तो व्यक्तिगत रूप में भी जो उन्होंने बिज़नेस करते थे उसका भी टैक्स नहीं देते थे। इससे सिराजुद्दौला खफा था। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा एक रीज़न था कि जैसे अंग्रेज़ जो थे बिना अनुमति के कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, फोर्ट बना रहे थे, विलियम फोर्ट। और वो किला तैयार कर रहे थे। अगर वो किला तैयार कर लेते पूरा, तो उनके यहाँ हमला करना, वो अपनी सुरक्षा के लिए फिर उसमें व्यवस्था करते, सेना रखते, आपको पता भी नहीं चलता किले के अंदर क्या हो रहा है। तो किलेबंदी के लिए सिराजुद्दौला ने परमिशन नहीं दी थी और उसने बोला कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ़ है, ऐसे कोई कैसे बना सकता है। तो उसने उसे मना किया बनाने से। लेकिन चूंकि इन लोगों ने नहीं माना, तो फिर उसने क्या किया, फोर्ट विलियम जो है पे कब्जा कर लिया। जो इन्होंने किला बनाया था उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने, सिराजुद्दौला ने अटैक किया कलकत्ता पे और अंग्रेज़ों के वहाँ से भगाया। वो वहाँ से भाग के एक टापू पे चले गए और वहाँ पे जो बचे थे फोर्ट विलियम में, तो फोर्ट विलियम में एक कमरा था जो 14x18 का था। यही 14x18 का एक कमरा था, 14 फीट गुड़े 18 फीट। अब उस कमरे में जो है 146 ब्रिटिश कैदियों को इसने जो है सिराजुद्दौला ने भर दिया। अब आप कल्पना करिए एक छोटे से कमरे में जिसमें बस एक रोशनदान था। अंग्रेज़ों ने इसी के लिए बनाया था, वो कालकोठरी बनाए थे किसी को पनिश करने के लिए और कैदी को रखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये चीज़ उन्हीं पे आएगी। तो 146 लोगों को एक के ऊपर एक रख के इस कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई। 123 लोगों की मौत हो गई। अब उसमें सांस लेने की जगह नहीं थी, इन लोगों की मौत हो गई। उससे ये इसको जो है ब्लैक होल भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको खारिज भी करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में इसको माना जाता है ब्लैक होल। एग्जाम्स में एक दो बार पूछा भी गया है। अब क्या हुआ, जब ऐसी घटना हुई तो अंग्रेज़ गुस्सा हुए, उनका खून खौला, उसने पूरी सेना इकट्ठी की। अब सेना के नाम पे यहाँ पे बहुत कुछ था नहीं। वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव आया इंग्लैंड से। रॉबर्ट क्लाइव ने आया, रॉबर्ट क्लाइव ने टीम इकट्ठा की। अब उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। आप सोचिए इनके पास जो थे 3000 सैनिक थे, ठीक है। और इस नवाब के पास कितने सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे। और ये नवाब से लड़ने गए। लेकिन क्या था कि इसके साथ एक कंडीशन थी। उस टाइम जो बंगाल के जो है नवाब थे, उनसे लोग थोड़ा खफा थे, जो बिजनेसमैन थे वो खफा थे। और जो मीर जाफ़र था
मीर जाफ़र ये असंतुष्ट इसको जो है, इसको एक मीर जाफ़र को एक ऑफ़र दिया गया कि तुमको जो है हम राजा बना देंगे। अब मीर जाफ़र को ऑफ़र मिला कि राजा बनने का, तो मीर जाफ़र जो है इस बात के लिए मन ही मन तैयार था और उसने क्या किया, सबको जो है इकट्ठा करना शुरू किया। अब जो है इसने संधि कर ली किससे, अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से संधि कर ली और ये तय हुआ कि वॉर में उसका साथ देगा। अब सोचिए, अब राजा वॉर में जा रहा है और उसके सेनापति जो है, जो उसका मेन सेनापति जिसके अंडर में पूरी सेना है, वो सामने वाली सेना से मिला हुआ। तो अब 50,000 क्या 50 लाख भी लेके जाते तो क्या होता, 3,000 सैनिक अंग्रेज़ों के थे और 50,000 सैनिक नवाब के पास थे, जिसमें लगभग 75% सब कुछ उसके मीर जाफ़र के कंट्रोल में था। अंत में हुआ क्या, हार होनी ही थी, युद्ध ही नहीं हुआ तो हार क्या होनी थी, युद्ध नाम मात्र का युद्ध हुआ। इसमें से अपनी जान बचाकर भागा कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहाँ से भागा जान बचाकर, जिसको बाद में जो है मीर जाफ़र के बेटे ने, मीरन ने मार दिया। मीरन ने मारा कैसे, मीरन ने उसको गिरफ्तार किया और लेके आए सिराजुद्दौला की ही महल, मुर्शिदाबाद महल में लेके आए और उसको वहाँ पे मार दिया गया। अब उसको मारने के बाद क्या रिजल्ट में क्या हुआ, मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, गवर्नर जनरल नहीं बन गया, माफ़ करिए गवर्नर बना। ठीक है, गवर्नर बना बंगाल का। और किसको बना दिया गया राजा यहाँ पे, मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र उसका रिलेटिव था, उसको राजा बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र को जो है ये ज़्यादा दिन तक ये काम चल नहीं पाया, तो मीर जाफ़र को उसको हटा के मीर जाफ़र के दामाद को, मीर कासिम को इन्होंने बिठाया। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ संतुष्ट नहीं थे। अब मीर कासिम कौन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीर कासिम कौन है, मीर जाफ़र का दामाद है। अब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बिठाया तो मीर जाफ़र कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि सत्ता किसके डायरेक्टली हाथ में थी, अंग्रेज़ों के। उसके बाद जो है मीर कासिम कुछ दिन तक काम करता है, फिर मीर कासिम को लगता है कि नहीं, अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती जाएगी तो हम और कमज़ोर होते जाएंगे, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो वो भाग कर आता है अवध के पास, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास मदद मांगने के लिए। और वो वहाँ से पहले तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आता है, और मुंगेर लेके आता है राजधानी, और उसके बाद जाके शुजाउद्दौला से मदद मांगता है। तो शुजाउद्दौला और बाकी लोग मिलके, शुजाउद्दौला और फिर शाह आलम मिलके एक युद्ध लड़ते हैं, जो युद्ध होता है बक्सर का। तो इसके बाद से ये वनडेवास और बाकी युद्ध हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सीधे बक्सर पढ़ लेते हैं, चूँकि बक्सर का युद्ध इससे लिंक है। अब देखें, मीर कासिम, वही मीर कासिम आया और किसके किसके साथ मिला, कि शुजाउद्दौला से मिला और शाह आलम से मिला। इन लोगों के साथ एक संयुक्त सेना बनवाई और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये लड़ाई कहाँ हुई, बक्सर। अब बक्सर कहाँ है, बक्सर यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, बलिया के पास बक्सर है और वो गंगा नदी के किनारा है, वहाँ वो युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ, अब इसके युद्ध, इसका बैकग्राउंड क्या था ये आप जान गए। मीर कासिम जो थे सुधार करना चाहता था, इसका संकल्प किया था कि वो थोड़ा सा अपना मतलब एक तरह से कहते हैं वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, सिंपल बात ये थी। और उसने जो है राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद लेके आई बिहार से, और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए धन, और उसको लगता था कि पैसा ही जब हमारे पास नहीं रहेगा, सारा पैसे का कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास था, वो मनमानी ढंग से काम करते थे, तो इसको लगा कि हमारे हाथ में जब नहीं रहेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और कठपुतली बनना नहीं चाहता था। तो वो आके किससे मिला, शुजाउद्दौला से। अब इन लोगों को तैयार किया लड़ने के लिए, लेकिन जो है अब उसने जो है एक जो संगठन तैयार किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे और बक्सर में लड़ाई हुई। अब ये जो लड़ाई हुई, लड़ाई में ये लोग हार गए। ये युद्ध, जैसे प्लासी का जो युद्ध था ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों ने, लोगों बताएंगे कि इसके बाद देश में राजनीति बदल गई, अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीते कहाँ, उन्होंने तो बस धोखे से एक आदमी को हरा दिया, तो वो युद्ध नहीं था। लेकिन बक्सर में जब वो जीते तो उनकी ताकत का अंदाज़ा चला, लोगों को ये पता चल गया कि अब ये अंग्रेज़ों को हराना इतना आसान नहीं है। अब अंग्रेज़ों ने सीधे सीधे बक्सर में जब हरा दिया, अब शाह आलम हार गए, मतलब शुजाउद्दौला हार गए, तब अब उत्तर भारत में बचा ही कौन, ऐसा कोई ताकतवर इनके अलावा था, यही दो राजा थे। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि
इलाहाबाद की संधि हुई। ये लोग हार गए तो इलाहाबाद में संधि किए। अब उसने जो है शाह आलम मुगल सम्राट जो थे उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके इलाहाबाद में ही रहने को बोला इलाहाबाद में ही आप रहिए, इलाहाबाद में आपने किला देखा ही है जो अकबर ने बनवाया है। तो उसने बोला कि इलाहाबाद में आप रहिए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे और बाकी कुछ राज्य इन लोगों को दे दिया थोड़ा बड़ा। अब बिहार और उड़ीसा पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के पास चला गया। उस टाइम क्या बन गए, बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगे। फिर उनके इस कंट्रोल में पूरा चला गया और सबसे बड़ा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। अब सोचिए कि अब उसने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की बात की तो वो देगा, ऑब्वियस है। ताकतवर आदमी जो है कभी भी नियम तोड़ सकता है। मुन्ना भैया नियम बना सकते हैं, ठीक। मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया जो है कभी भी नियम बदल सकते हैं। अब हम फिर से वापस जाते हैं। बक्सर का युद्ध आपको समझ में आ गया। बक्सर के युद्ध की वजह से देश में अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया और वो शासन चलता रहा और देश गुलाम रहा जब तक आज़ाद नहीं हो गया, तब तक अंग्रेज़ों का शासन था 15 अगस्त 1947 तक। और ये शुरुआत कहते हैं प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन अगर सही मायने माने तो उसकी शुरुआत हुई बक्सर के युद्ध के बाद। अब पढ़ते हैं वांडीवास का युद्ध। अब वांडीवास का युद्ध जानते हैं कर्नाटक, ये वांडीवास का युद्ध अलग नाम से आता है, लेकिन कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। तो वांडीवास के युद्ध के बारे में बस ये समझ लीजिए कि 1760 में हुआ। तो प्लासी का जब युद्ध हो गया था और बक्सर के युद्ध के बीच में ये युद्ध हुआ। अब ये तो तय हो गया था कि अंग्रेज़ ताकतवर थे क्योंकि उनके हाथ में बंगाल चला गया और बंगाल में था पैसा, तो पैसा उन्हें मिला। अब वो बन गए ताकतवर। अब उन्होंने तय किया कि फ्रांसीसियों को निस्तानाबूद कर देना है, मतलब यहाँ से भगा देना है पूरा। और ये निर्णायक लड़ाई जो है वांडीवास की हुई, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और वापस चले गए। उसके बाद मतलब ये समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है, बस ये समझ लीजिए कि जो माहे है एक जगह थी। आप इसके बारे में, पुडुचेरी के बारे में, पहली बात तो आप 99% लोग जो है ऐसे होंगे जिसे पांडिचेरी का नक्शा ही नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं होंगे, आप जो अगर आपको पता है तो आप 1% में होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी इस नक्शे के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी स्टार्टिंग में। मैंने जब एक बार मैंने ये नक्शा देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ऐसे कोई राज्य, ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है क्या। आप देखेंगे उसे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो पहले जाके आप जो है पांडिचेरी का नक्शा देखिएगा कि पांडिचेरी कहाँ कहाँ है और माहे कहाँ है। ये देखेंगे तो आपको वांडीवास के युद्ध की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। अब माहे जब आपको हम पढ़ाएंगे अभी आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली के बारे में, तो अभी है इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। अब इसमें जो है फ्रांसीसियों ने अपना वर्चस्व खो दिया इस युद्ध में। अब जो है युद्ध में वर्चस्व खो दिया, उसके बाद संधि हुई, पेरिस ट्रीटी हुई। अब पेरिस ट्रीटी के बाद उन्होंने सब कुछ जो है तय हो गया कि अब वो किसी भी तरह की सेना नहीं रखेंगे, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे और बस वो नॉर्मल बिजनेस करेंगे। अब वो लड़ाई नहीं करेंगे, जैसे बाकी बिजनेस करने आए वो बिजनेस करेंगे। और राज्य स्थापित करने या किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करना ख़त्म हो गया एक तरह से। बस उनके कारखानों को बहाल कर दिया गया, वो बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे वो माहे में है। अब देखिए पांडिचेरी जो थी ना, फ्रांस की कॉलोनी है, ठीक है। आप इसके बारे में देखिएगा, अब पहले उसका मैप खोजिएगा कि वो कहाँ कहाँ है, फिर आपको समझ में आएगा। इससे ये हो गया कि वांडीवास की युद्ध के बाद जो भी यूरोपियन जो कंपनियां थीं, जो भी यूरोपियन कंपनी थी या यूरोपियन देश के आए थे बिजनेसमैन, वो डर गए। उनको लग गया कि अब जो है हम बिज़नेस कर सकते हैं, हम यहाँ दबदबा नहीं बना सकते, यहाँ पे बस अब सर्वे सर्वा ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत उनके पास और पैसा उनके पास आ गया था और बंगाल बहुत बड़ा राज्य था। पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देखिए ये चल तो साइमल्टेनियसली रहा है, एक साथ चल रहा है देश में अलग अलग कोने में। आप सोचिए बक्सर में एक अलग युद्ध होता है 3 साल बाद और पानीपत का युद्ध अलग है। तो आप जब सिनेरियो देखेंगे, पहले बात तो आपको ये देखना पड़ेगा मराठा कहाँ कहाँ तक फैले थे, मराठा का साम्राज्य कहाँ तक था। मराठा साम्राज्य जब ये इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, उसके बाद मराठा साम्राज्य और आगे बढ़ा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन मराठा साम्राज्य जब गुजरात जीत लिया, राजस्थान गुजरात जीतने के बाद जब दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीत लिया, तो उसी टाइम में एक युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहा जाता है। अभी एक मूवी भी बनी पानीपत तृतीय, शायद उसमें
मैंने देखी तो नहीं, लेकिन संजय दत्त शायद जो है अहमद साहब अब्दाली बने हुए हैं। तो ये युद्ध हुआ और इसमें जो है शुजाउद्दौला जो हम बता रहे हैं जिनको, जो बाद में 64 में हार गए, 1764 में बक्सर में, वो इसमें जो है साइलेंटली मदद कर देते हैं अहमद अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर देते हैं। वो मदद इनसे मांगता है और ये अपनी जो सेना बनाता है उसका नाम ही रखता है कि इस्लाम की सेना, ठीक है। तो उसमें जो है रोहिला अफगान भी मदद करते हैं, ये भी मदद करते हैं। और ये बहुत बड़ा 18वीं सदी का कहा जाता है सबसे बड़ा युद्ध था, इतना बड़ा युद्ध था, इसलिए इसमें मूवी भी बनी है। उस मूवी को आप देखिए कि मैं तो नहीं जानता इतिहास से कितना कोरिलेट करती है, लेकिन इस युद्ध में लगभग एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग 18वीं सदी में कहीं नहीं मरे थे और ये बहुत बड़ा युद्ध था। आप सोचिए कि ये युद्ध हुआ क्या, इसके पीछे के रीजन, गुजरात और मालवा के नियंत्रण कायम कर लिए थे। मैंने बताया गुजरात और मालवा में इन्होंने जीत हासिल कर ली थी और दिल्ली के बाहरी इलाकों को भी जीत लिया था। और ये जब युद्ध हुआ ना, तब कहाँ पे हुआ, पानीपत के मैदान में हुआ। तो पानीपत के मैदान में जहाँ ये युद्ध हो रहा था, इन्होंने घेराबंदी कर लिया, अहमद शाह अब्दाली और ये दोनों एक दूसरे की घेराबंदी कर लिए। दोनों मतलब आर्मी आमने सामने बैठी हुई थी टेंट लगा के युद्ध के इंतज़ार में। तो ये दोनों ने पहले घेराबंदी कर दी कि खाना राशन रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इससे लोग जो है सरेंडर कर देंगे सामने वाला। जब भोजन नहीं रहेगा तो कितने दिन टिकेगा। तो इसमें नुकसान मराठा का हो गया, इसमें मवेशियों की मृत्यु होने लगी, या कुछ कहा जाता है कि सैनिकों की भी मृत्यु होने लगी। तो कुछ सैनिक जो है आए और जो है कि उस समय सेना जो मराठा के बारे में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं मिलेगा कि नेतृत्व कौन कर रहा था, लेकिन सदाशिव राव जो थे मेन नेतृत्व करने वाले इसमें थे। कई लोगों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था, लेकिन सदाशिव राव मेन जो है इसमें नेतृत्व करने वाले थे। अब उसमें सैनिकों ने बोला कि भाई देखिए, हम भूख से मरने से अच्छा है कि हम लड़ के मरें और हमें जो है इजाज़त दीजिए युद्ध करने की। युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध का परिणाम हुआ कि पानीपत तृतीय की लड़ाई मराठा हार गए और मराठा का वर्चस्व जो है एक तरह से पूरा अस्तित्व खतरे में आ गया। उस युद्ध के बाद जो उनका सम्मान मान प्रतिष्ठा थी सब की सब चली गई। लेकिन फिर 10 साल के ही बाद उसके बाद ही 10 सालों के अंदर जो है माधव राव ने, पेशवा माधव राव ने फिर से जो है इसको जो है उत्थान के लिए काम किया और पुनरुत्थान किया भी कुछ लेवल पे, इमेज बिल्डअप की। इसमें एक तरह से समझ लीजिए कि जब हैदराबाद में ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें तो आप पढ़ेंगे कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध था, तो हैदर अली अंग्रेज़ों से 2 बार जीता था, लेकिन जो है हैदर अली को 3 बार जो है माधव राव ने हराया था। एक बार उसने मराठा पे आक्रमण किया था और 3 बार माधव राव ने उसे हराया था, मराठा ने हराया था इन्हीं के नेतृत्व में। तो ये बहुत बहादुर आदमी थे। तो बस ये समझ लें पानीपत के 3 युद्ध हुए, तीनों आप जानते हैं। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 अकबर और हेमू। हेमू इतना ताकतवर था, हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति के घर से आता था। हेमू 20 लड़ाइयाँ लड़ी, 20 के 20 जीता था और वो युद्ध जीत जाता, जबकि एक रैंडम तीर उसकी आंखों में आके नहीं लगता था, जो कि उसके लिए चलाया भी नहीं गया था, नहीं तो वो युद्ध वो जीत गया होता। और वो एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली में अपने राजा होने की घोषणा भी की थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। और इसमें बस ये समझ लीजिए पानीपत के बारे में बार बार कहा जाता है, और पानीपत में कभी भी 3 लड़ाइयाँ, लेकिन पानीपत के लिए नहीं हुई, सारी लड़ाइयाँ दिल्ली के लिए हुई। और इसमें क्या था, क्योंकि जो भी आक्रांता आता था वो पंजाब के होते हुए आना पड़ता था, और वो इलाका जो दिल्ली का एक तरह से द्वार कहिए, एंट्री पॉइंट था, इसीलिए पानीपत में सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। बक्सर का युद्ध मैंने बता दिया आपको। अब हम बक्सर के युद्ध के बाद पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में आप पढ़े होंगे। हैदर अली के बारे में अगर नहीं भी पढ़े होंगे ज़्यादा, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बार चर्चा में रहता है। अभी तो कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में रहे। एक बार टीपू सुल्तान की तलवार जो है विजय माल्या ने खरीदी थी, तब इसकी चर्चा थी। तो इसमें हम देखेंगे ये कब हुआ, और आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, किसके हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें क्या था 3 यहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए कि ये मैसूर था और इधर हैदराबाद था, इधर मराठा थे। ये दोनों को अंग्रेज़ आते थे, मिला लेते थे और मिला के इससे लड़ना चाहते थे। तो अब ये यहाँ पे था, ये कॉम्बिनेशन ये तीनों का ऐसा था कि इसी में युद्ध होता था। ये दोनों मिलके और हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान को हराना चाहते थे। और मैसूर के पास पैसा बहुत था, हम देखेंगे तो मैसूर के पास पैसा बहुत था, तो इसलिए नज़र सबकी थी
और वो लोग इसे जीतना चाहते थे। लेकिन जब तक हैदर अली था तब तक ये भी मुश्किल था, और टीपू सुल्तान के बाद भी ये मुश्किल था। और इसके देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से हुआ, और इसमें जो है इसकी स्टोरी ये हैदर अली जो था पहले वहाँ पे मैसूर में वाडियार राजवंश था। तो वाडियार राजवंश जो था उसमें हिंदू राजवंश था एक तरह से, तो उसमें एक सैनिक था बस ये हैदर अली। लेकिन इतना ये मेहनती था या फिर कहें कुशल रणनीतिकार था और ताकतवर था, फिर इसने धीरे धीरे अपने आप को शासक बना लिया, मतलब ये शासन करने लगा वहाँ पे। और बंगाल के नवाब जो थे बक्सर के युद्ध में अपनी सफलता जो है, बंगाल के नवाब के साथ जो है बक्सर में युद्ध में अपनी सफलता अंग्रेज़ों के हैदराबाद के निज़ाम के एक संधि पर हस्ताक्षर की। मतलब इसका ये है कि बंगाल के जो राजा थे, जब वो उनकी हार हो गई, बक्सर के युद्ध में इतनी बुरी हार हुई, तो ये सब देखते हुए जो हैदराबाद का निज़ाम था, तो मैंने बताया ना ये हैदराबाद था, यहाँ मराठा थे और यहाँ थे ये हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान। तो ये जो निज़ाम था ना ये डरता रहता था हैदर अली से, बाद में टीपू सुल्तान से भी डरता था। तो यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम जो था इसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। अब अंग्रेज़ों से संधि कर ली, भाई ठीक है हमारी रक्षा करना, उनको लग गया अंग्रेज़ ताकतवर हो गए। अब भाई प्लासी के युद्ध इसने देख लिया था और बक्सर का भी देख लिया, तो उसको लगा कि अंग्रेज़ अब ताकतवर हो गए हैं, तो अंग्रेज़ हमारी रक्षा करेंगे। तो अंग्रेज़ से संधि कर ले और बोला कि भाई ठीक है आप तटीय इलाका कुछ हमसे ले लो और हमारी जो है रक्षा करो। अब जो है हैदर अली के विरुद्ध जो है हैदराबाद का निज़ाम और मराठा अंग्रेज़ सब मिल गए। लेकिन हैदर अली बहुत समझदार था और उसने चालाकी से जो है मराठों को जो है किसी भी तरह मना लिया युद्ध में शामिल न होने के लिए, और निज़ाम को जो है निज़ाम को भी किसी तरह जो है मैनेज कर लिया कि वो युद्ध में शामिल ना हो। अब पड़ गए अंग्रेज़ अकेले, लड़ने आए किसी और के और पड़ गए वो अकेले। इसमें क्या हुआ, बहुत 1.5 साल तक युद्ध चला और इसमें हैदर अली जीत गया, ठीक है ना। उसने क्या मद्रास में अचानक आक्रमण कर दिया, दहशत फैल गई और वो जीत गया। तो 4 अप्रैल 1769, अब ये जीतने के बाद एक संधि करता है, बोलता है कि कभी भी युद्ध हमारे खिलाफ हुआ तो पहली चीज़ हमारी मदद करने आओगे। तो अंग्रेज़ मरता क्या ना करता, उन्होंने बोला हाँ ठीक है आपकी शर्तें हमको मंजूर है, हम आएंगे। लेकिन आप सोचिए 1769 की बात है, 1771 में अटैक किया था मराठाओं ने। इसमें मराठा में मैंने बताया कौन थे, माधवराव, तो उन्होंने अटैक किया था, तो हैदर अली की हार हुई। तो 1771 में जब ये अटैक हुआ तब जो है अंग्रेज़ मदद करने नहीं आए, तभी इससे गुस्सा हो गया। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध होने के पीछे यही रीज़न था, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें क्या था कि 1771 वही देखिए, मराठा सेना के मैसूर के आक्रमण करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने पालन करने में विफल है। संधि जो थी, संधि में यह था कि आएंगे आप हमारी मदद करेंगे, और उसमें वो विफल है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने उन पर अंग्रेज़ों पर उनका विश्वास उठ गया। अब उन्होंने बोला कि अब अंग्रेज़ों पर विश्वास करने लायक नहीं है। और फिर कई रीज़न था, इनका एक रीज़न था कि क्या था कि जैसे अंग्रेज़ों के साथ एक प्रॉब्लम थी, वांडीवास के बारे में मैंने बताया। तो वांडीवास के युद्ध में एक दिक्कत थी कि ये हमेशा फ्रांसीसी और ब्रिटिश एक दूसरे को धुर विरोधी समझते थे। तो जिनका भी लगाव फ्रांसीसियों से बढ़ता था तो उनसे ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ जो थे वो चिढ़ने लगते थे और उसको दबाने की कोशिश करते थे। तो जब भी किसी का भी फ्रांसीसियों से रिश्ता अच्छा होता था बिज़नेस के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए, तो उस पर नज़र रहती थी अंग्रेज़ों की। तो इनका दूसरा रीज़न था कि इनका रिश्ता जो थे फ्रांसीसियों से बहुत अच्छा होने लगा था हैदर अली का। अब इसने जो नजतन जो है, इन्होंने माहे जो था, माहे को अपने अधिकार में प्रयास करने का किया। जो माहे मैंने आपको बताया पांडिचेरी में ही आता है माहे, और माहे जो है फ्रांसीसियों के पास था शुरू से मैंने बोला, लेकिन वो किसके अंडर में था, हैदर अली के। अब हैदर अली के संरक्षण में था माहे, जहाँ पे बिजनेस चलता था किसका, फ्रांसीसियों का। अब उसको अंग्रेज़ अपने कब्जा में करना चाहते थे और फिर इसकी वजह से युद्ध हुआ। युद्ध में जो है मराठा और निज़ाम के साथ गठबंधन किया। अब हैदर अली ने बोला कि अंग्रेज़ को हराना ज़रूरी है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो है मराठाओं को मिला लिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, फिर अंग्रेज़ों ने मराठाओं और उनको जो अलग कर दिया हैदर अली को। अब ये मराठा भी धोखा दे गए और निज़ाम भी धोखा देगा। अब फिर इसमें एक हालत ऐसी आई कि ये हारते हारते एक जगह हारने की कंडीशन आई और लगभग एक जगह छोटे से इसके पराजय मिली। लेकिन फिर इसने अपने आप को सेना को इकट्ठा किया और पूरी ताकत से लड़ा और उनके सेनापति को बंदी बना लिया, ब्रेथवेट आपको नाम याद होगा, ये शायद आपको नाम याद होगा ब्रेथवेट।
एक प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 छक्के मारे लास्ट ओवर में। अभी आप कमेंट में बताइएगा वो किस कंट्री का था। तो हैदर अली की इस युद्ध में जीत तो हुई, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई। और युद्ध ऐसे नहीं चलता, ये युद्ध जो है लगातार चलता रहा। उसके बाद टीपू सुल्तान बना राजा, लेकिन उसने भी ये 1 वर्ष तक चलता रहा। फिर तंग आ गए इस युद्ध में, बहुत पैसे लगे, बहुत मैन पावर लगी और काफ़ी लोगों की डेथ हुई, कि बहुत कैजुअलिटी हुई। तो इसकी वजह से इन्होंने संधि कर ली, कौन सी, मैंगलोर की संधि कर ली। और जो जीता था उसको वापस कर दिया, जो ये जीते थे इन्होंने ले लिया। मतलब जो जीता था वापस कर दिया, वो जो जीते थे इनको वापस करते, एक दूसरे के बराबर हिस्से में सब कुछ बट गया। और ये हुआ कि अब युद्ध को बंद करते हैं, तो बंद हो गया युद्ध। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, जो मंगलौर की संधि थी वो टूट गई। अब हैदर अली जो था का बेटा जो था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान बहुत फेमस था। टीपू सुल्तान के बारे में बताया, टीपू सुल्तान को कहा मैसूर का टाइगर भी कहा जाता। टीपू सुल्तान एक कल्पना करता था, टीपू सुल्तान को ऐसा लगता था कि हमें आज़ाद होना चाहिए। उसने प्रयास भी किया, मराठा और बाकी लोगों से एक बार संधि करने के कई बार प्रयास किए कि हम मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ें और हम आज़ाद देश रहें। जबकि क्या था कि अंग्रेज़ उस टाइम क्या करते थे, जिसको भी हराते थे और अपनी नीतियाँ थोप देते थे, राजा उनको बनाते थे, कंट्रोल अपने पास रखते थे। तो ये आज़ाद रहना चाहता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने रॉकेट को लेके एक बुक भी लिखी थी कि रॉकेट लॉन्च कैसे करना है, रॉकेट का संचालन कैसे होगा। अब ये बुक का क्या ब्यौरा है ये तो नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था और रॉकेट के लिए कल्पना इसने की थी और उसकी एक किताब भी लिखी थी इसने। और इसका रीज़न एक में जो संधि थी मंगलौर की, और वो सही चली नहीं, और संधि का एक तरह से दोनों ने पालन नहीं किया, इस युद्ध का एक कारण रहा। तो तृतीय मैसूर युद्ध में जो था इसमें हार हुई टीपू सुल्तान की, और बहुत बुरी हार हुई। और इसमें इसकी गलती ये थी कि इसने जो है आक्रमण कर दिया त्रावणकोर पे। त्रावणकोर आप समझिए, त्रावणकोर क्या था। त्रावणकोर जो था काली मिर्च का सबसे बड़ा हब था, एकमात्र हब था, एक तरह से कह दिए एकमात्र हब था, जहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वहाँ पे बिज़नेस करती थी और उसके कंट्रोल में था ये। वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिए। बाद में जो है कार्नवालिस ने मोर्चा संभाला और श्रीरंगपट्टनम पहुँचे और मराठा और निज़ाम सबको इकट्ठा किए और टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू सुल्तान ने इसमें बहुत फाइट की और बहुत जमकर। कहा जाता है टीपू सुल्तान में नेपोलियन बोनापार्ट सेम टाइम के थे, आप सेम एरा के, जब आप पढ़ेंगे इतिहास में। तो और एक ही आदमी ने दोनों को हराया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आप ढूंढिएगा टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हराया, कौन उसमें शामिल था जो दोनों जगह था। तो अंग्रेज़ों से डटकर सामना किया, लेकिन हार हुई। और टीपू सुल्तान को हार तो ही, इसके 2 बेटों को बंदी बना दिया गया। टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए के युद्ध की क्षति। इसमें क्या होता था, जो जीत जाता था युद्ध का पूरा चार्ज दूसरे से ले जाता। जस्ट लाइक लड़की की शादी होती है तो लड़के का भी खर्चा, लड़की का भी खर्चा दहेज के रूप में देना पड़ता है। जस्ट लाइक था कि युद्ध होने के टाइम पे जो जीत गया वो दूसरे से युद्ध की क्षतिपूर्ति लेता था। और इन पे टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए का चार्ज लगाया गया और बोला कि आधा पेमेंट अभी कर दिया और आधा जो आपके बेटे को बंधक बना लिए हैं आप दे देंगे तभी हम इनको छोड़ेंगे। और ये टीपू सुल्तान को मानना पड़ा और संधि इन्होंने मान ली और ये सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। चौथा युद्ध इसीलिए हुआ तो इन्होंने सारा पेमेंट कर दिया, सब कुछ शर्तें मान ली और श्रीरंगपट्टनम में जो संधि हुई थी उसका पालन किया और अपने बच्चों को छुड़ा लिया। लेकिन उसी टाइम वाडेयार वंश का एक हिंदू शासक की मृत्यु की, जिस वंश वाडेयार वंश का शासन था, जब उसकी मृत्यु हुई तो टीपू ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, तब से टीपू सुल्तान हो गया। अब इसने जो है इस युद्ध में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें बहुत बुरी हार हुई थी, तो उससे इसकी इमेज पे सवालिया निशान खड़ा हो गया था और इसको अपनी बेइज्जती इतनी ज़्यादा महसूस हुई। इसने तय कर लिया था कि हम लड़ेंगे, ठीक है, और इसने तय कर लिया था हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसने अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, फ्रांसीसियों से मदद ली, हर तरह से मदद ली और अपनी सेना का विस्तार करने को पूरी कोशिश की। और उसके बाद ये लड़ाई जो है लड़ी, लेकिन ये लड़ाई ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। बाकी लड़ाइयाँ तो 1-1 साल 1.5 साल तक लड़ी, लेकिन ये वाली लड़ाई निर्णायक रही। 17 अप्रैल 1799 में शुरू हुई और 4 मई 1799 में ही ख़त्म हो गई। 16-17 दिन की यह लड़ाई थी और उसमें पतन के साथ ही टीपू सुल्तान मारा गया और युद्ध जो है वहीं समाप्त हो गया। अब इस युद्ध के बाद जो थे उसके बाद लोगों को बांट दिया गया हिस्सा सब में। इसमें मराठा भी साथ दिए थे, इसमें जो हैदराबाद के निज़ाम ने, मैंने बताया कि ये दोनों थे, ये पड़ोसी थे जो सपोर्ट करते थे अंग्रेज़ों का,
उन्होंने सपोर्ट किया और टीपू सुल्तान इसमें हार गया। तो हारने और उसके मरने के बाद जो पहली बात तो पूरा का पूरा खजाना लूट लिया अंग्रेज़ों ने, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया मैसूर का। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था ये हुआ था कि आधा आधा आप लोगों को दे देंगे। तो कुछ एरिया निज़ाम को दिया गया, कुछ एरिया मराठों को देने के लिए बात हुई, कुछ दिया, कुछ के लिए इन्होंने देने से मना कर दिया जो कि पहले तय किया गया था। तो ताकतवर आदमी नियम बदल सकता है, मुन्ना भैया जैसे। तो अंग्रेज़ों ने वो नियम बदल दिया, उन्होंने उनको नहीं दिया। और इसमें एक तरह से ये समझिए कि इतने 32 साल लग गए अंग्रेज़ों को कंट्रोल करने में, लेकिन उन्होंने फाइनली जो है साउथ इंडिया में अपना एक कंट्रोल जो है पा लिया। इस युद्ध के बाद हम ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। और आपको पता नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कैसा आपको लगा, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश की। और लास्ट जो वीडियो आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें केवल डायरेक्ट हमने एक हेडिंग दे दी थी किसके किसके बीच वॉर हुआ और एक्सप्लेनेशन खुद दिया था। तो कुछ हमें सजेशन मिले कि नहीं नहीं, मतलब हमें आपको डेटा भी देना चाहिए आपके सामने ताकि आप पढ़ भी सकें और हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसलिए हमने ये पूरा कंटेंट क्रिएट किया। इसमें बहुत टाइम लगा इसकी टाइपिंग में, इसको कलेक्ट करने में, लिखने में, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है उपयोगी होगा। और आपको शायद मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आपको थोड़ा यूनिक या अलग लगा हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हों वो माफ़ करिएगा। और ऑनलाइन क्लास है मेरी, और मुझे अब अगली क्लास जो है हम ऑनलाइन अगली क्लास हम अपलोड जो करेंगे वो होगी आपकी नेक्स्ट ये हिस्ट्री पे जो बन रही है क्लासेस लगातार, वो हिस्ट्री की मिडिवल हिस्ट्री को वो कंप्लीट होगी। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न पढ़ाएंगे, फिर एंशिएंट में जाएंगे। हम बीच में कुछ पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कराएंगे और हिस्ट्री के हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आने वाले एग्ज़ाम को लेके हुए। हम हर रोज़ कम से कम 25 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के, ये तीनों के 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने लास्ट 3 साल में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कराएंगे। और उससे मुझे लग रहा है कि आपके प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।